हाय हाय हाय, अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लो। सवाल लिखें, बल्कि उससे पहले एक नोट लिख लें, उससे पहले एक एग्जाम नोट लिख लें। ये जो हम लोग प्रायर ईयर एरर और पॉलिसी चेंज में कंपैरेटिव फिगर्स रीस्टेट करते हैं, प्रायर पीरियड एरर में और पॉलिसी चेंज में जो कंपैरेटिव फिगर्स रीस्टेट करते हैं, तो एसओएफपी की एक एक्स्ट्रा कंपैरेटिव बनानी पड़ती है। ये क्या कह दिया मैंने? 2024 का सवाल कर रहे हैं, तो कंपैरेटिव फिगर क्या हुई? 2023। लेकिन एसओएफपी 22 की भी बनानी पड़ेगी दोबारा। प्रायर ईयर एरर और पॉलिसी चेंज में जब कंपैरेटिव फिगर्स रीस्टेट करनी होती हैं, तो एसओएफपी एक एडिशनल कंपैरेटिव ईयर बनाना पड़ता है। यानी अगर 24 का सवाल होगा तो 23 की एसओएफपी तो बनेगी बनेगी, 22 की भी बनेगी। प्रायर ईयर और पॉलिसी चेंज, इनमें जब कंपैरेटिव रीस्टेट करते हैं तो एसओएफपी के लिए एक और कंपैरेटिव ईयर बनाया जाता है, यानी 2022। और आप लोग सवाल में तभी कर सकेंगे जब डाटा होगा। लिखें सवाल। फॉलोइंग ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट्स, फॉलोइंग ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक्सट्रैक्ट्स are being finalized for the year ending 31 दिसंबर 24।
फॉलोइंग एरर्स हैव बीन डिस्कवर्ड, ये नोट कर लें, फिर लिखें फॉलोइंग एरर्स हैव बीन डिस्कवर्ड। क्या जी? सिर्फ एसयूएफपी, ये जो एक्स्ट्रा कंपैरेटिव है। अब बेशक मैंने आपको सवाल में इनकम स्टेटमेंट का भी 22 बना के दिया, लेकिन सोल्यूशन में हम 22 नहीं बना रहे होंगे, सोल्यूशन में हम सिर्फ एसयूएफपी का 22 बना रहे होंगे। तो पहले कभी ऐसा क्यों नहीं किया था? डाटा ही नहीं था, मैंने पहले सिखाया भी नहीं था। ये नोट करें, फिर फॉलोइंग एरर्स हैव बीन डिस्कवर्ड। Number 1, closing stocks were wrongly valued as follows. Closing stocks, errors बता रहा हूं। Closing stocks, number 1, closing stocks were wrongly valued as follows. दो 2022 का अंडर वैल्यूड बाय 4 मिलियन, 2023 का ओवर वैल्यूड बाय 2 मिलियन, और 2024 का ओवर वैल्यूड बाय 7 मिलियन। नेक्स्ट एरर, on 1st January 22, on 1st January 22, office furniture was purchased for $10 million. 10. But it was wrongly charged as expense. Furniture is depreciated over 5 years on straight line basis. आपसे रिक्वायर्ड है 2024 की सही एक्सट्रैक्ट्स बना दें। अच्छा, अब इसमें मैंने इंफॉर्मेशन बेशक दी है, लेकिन इनकम स्टेटमेंट 24 और 23 बनेगा बस, लेकिन एसयूएफपी 24, 23 और 22 भी बनेगा। चलिए करें। रिक्वायर्ड क्या है? रिवाइज्ड एक्सट्रैक्ट्स 2024।
अरे अब तो ऐसे ऐसे कर लेते होंगे यार आप तो, देर वाली बात। चले तो खत्म कर रहा हूँ मैं अब, आप तो देर लगा रहे हैं बहुत। इनकम स्टेटमेंट के एक्सट्रैक्ट्स चूंकि सिर्फ 24 और 23 के बनाने हैं, कितना है गिवन? गिवन कितना है? 85 और 78, तो ये नहीं लिखने की जरूरत। हाँ वर्किंग में जरूर आएगा क्योंकि रिटेन अर्निंग्स तो ठीक करनी है जी। क्लोजिंग स्टॉक 2022 का क्लोजिंग अंडर था ओवर था? अंडर अप्लाई था। कितने से? तो उसको बढ़ाएंगे तो प्रॉफिट में ऐड होगा। तेईस का क्लोजिंग, 23 का क्लोजिंग ओवर वैल्यू था तो प्रॉफिट ज्यादा हो गया था, ठीक करेंगे तो प्रॉफिट से माइनस करेंगे। 24 का क्लोजिंग 7 से ओवर था, कम करेंगे तो प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। दूसरा एरर, हमने फर्नीचर खरीदा लेकिन उसको एक्सपेंस बना दिया। कब? 22 में, तो उससे प्रॉफिट कम हो गया था तो ऐड कर देंगे। और फिर इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हुई थी, अब कर लेंगे।
70। अच्छा, इनकम स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है तो यहां से सही प्रॉफिट निकल आएगा, है ना। तो इस वर्किंग की जरूरत नहीं थी, लेकिन एक रिवीजन के लिए मैंने सिर्फ इसलिए करके दिखा दी कि अगर सिर्फ एसएफपी का सवाल होता तो फिर हम वो, या सोसी का सवाल होता तो हम कर रहे होते ना, ठीक। तो बस इसलिए कर दी। पीपीई गिवन कितने? ये रिपेयर्स वाला एरर, फर्नीचर रिकॉर्ड ही नहीं किया था, अब करेंगे तो सिर्फ यहां कर दूं बस। और डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं की थी तो अब कर दें। तो सही पीपी आ जाएगा 714606648। अच्छा, ये अभी मैं बिहार में साबित कर रहा था, ये मैंने भूल के बना दी वर्किंग। सोसी का सवाल होता तो ये वर्किंग करते ना, अब तो इनकम स्टेटमेंट ठीक करने लगे हैं, तो ये इस शक्ल की नहीं होनी थी वर्किंग। अच्छा, रिटेन अर्निंग में क्या करें भाई? ये सारे, इसको हम, चलो अब बना ही दिया तो उसका फायदा ले लेते हैं। पीपी में बताया एतराज जिन्होंने किया है, पीपी में मसला होता है। रिटेन अर्निंग्स, ये अब मेहनत तो कर ही ली है तो इसका फायदा उठा लेते हैं। 2022 वाले प्रॉफिट्स को हमने कितना को ठीक किया है? 12 से बढ़ाना है। तेईस वाले प्रॉफिट को क्या किया हमने? 8 से कम करना है। ये बैलेंस शीट आइटम्स है ना, तो उसमें क्यूम्युलेटिव मसले आए होते हैं। तो अगर 2024 की रिटेन अर्निंग्स देखें तो उसमें 22 वाली गलती भी है, 23 वाली भी है, 24 वाली भी है। इसलिए मुझे 22 तीनों कॉलम में लिखने पड़े, 23 इन दोनों कॉलम में लिखने पड़े। और 2024 के प्रॉफिट का क्या किया है? 7 से कम हुआ है, तो सही रिटेन अर्निंग्स बन गई -3,317। ये एसओएफपी की सही रिटेन अर्निंग्स और पीपी आ गए। नहीं, वो आप सही कर रहे होंगे, मैं वो धोखे से बना दी, मेरे जहन में सोसी चल रही थी, तो इस सवाल में ये वर्किंग इस तरह से करने की जरूरत नहीं थी, वो तो मेरे जहन में सोसी मैंने कर दिया। अब जब हम लोग रिवाइज एक्सट्रैक्ट्स बनाएंगे तो इनकम स्टेटमेंट में 22 का कॉलम नहीं बनाएंगे, बस सिर्फ 23। सेल्स में कोई एरर था तो वो सही है।
मैं फिर बता रहा हूं, ये मैं भूले से बन गई, ये वर्किंग इस तरह से नहीं होनी बनती इस साल में, तो ये साइड पे करें इसको। कॉस्ट ऑफ सेल में स्टॉक्स का मसला है। 2024 2023 गिवन कॉस्ट ऑफ सेल कितनी है? 380 और 350। क्लोजिंग स्टॉक 23 का स्टॉक ओवर वैल्यू था। ओवर वैल्यूड का मतलब है कॉस्ट ऑफ सेल में से ज्यादा माइनस हो गया हुआ था, तो कॉस्ट ऑफ सेल को ठीक करना है तो ऐड करना पड़ेगा। कितना? 2। 24 का क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड था, कॉस्ट ऑफ सेल कम आई हुई थी, कॉस्ट ऑफ सेल को बढ़ाना पड़ेगा। ये 2 आ गया यहां। और 22 का क्लोजिंग अंडर वैल्यूड था, यानी 23 का ओपनिंग अंडर वैल्यूड था, कॉस्ट ऑफ सेल कम आई हुई थी, ऐड कर देंगे। कितना? 4। तो सही कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी 356। वो जो उधर मैंने वर्किंग 1 की है वो गलती से कर दी थी, असल में ये वर्किंग 1 11,504। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में ब्रैकेट में कर देता हूं। 2023 में क्या मसला है? 23-24 का डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हुई हुई तो कर देते हैं। 23 के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सवाल में क्या लिखे हुए थे? 23 के 32 और 24 के इनकम स्टेटमेंट और 24 और 23, 22 नहीं। बस सिर्फ मसला क्या था कि 2 डेप्रिसिएशन हैं जो चार्ज नहीं हुई हुई, तो वो चार्ज कर दी, मजीद एक्सपेंस बना दिया 2-2 मिलियन, तो 24 हो गया 37 और ये तो सही नेट प्रॉफिट आ गया 70। ये है सही सॉल्यूशन, ये गलती से बना दी थी मैंने वर्किंग में। जी इनकम स्टेटमेंट में एतराज एसओएफपी। अब यहां पर ना हम 2022 भी और 23 भी इन दोनों को रीस्टेटेड कहेंगे। और पीपी हम कर चुके वर्किंग 2 714,606,648। रिटेन अर्निंग्स हम कर चुके वर्किंग 3 317,254,192। सवाल में 22 की इन्वेंट्री क्या लिखी हुई थी? 20। क्या मसला है इसमें? 22 की एसओएफपी में क्लोजिंग इन्वेंट्री आती है कि ओपनिंग? एसओएफपी में क्लोजिंग, तो बस ये क्लोजिंग है। वो तो कॉस्ट ऑफ सेल है जिसमें ओपनिंग क्लोजिंग दोनों आने होते हैं, ये एसओएफपी में सिर्फ क्लोजिंग लिखी हुई है। तो 22 की क्लोजिंग इन्वेंट्री का क्या मसला था? 4 मिलियन से कम थी तो बढ़ा दे। 23 की क्लोजिंग सवाल में क्या लिखी हुई थी? नहीं, सवाल में क्या लिखी हुई? 36। क्या मसला था 23 की क्लोजिंग इन्वेंट्री का? ओवर थी, कितने से? तो कम कर दे। 24 की क्लोजिंग सवाल में क्या लिखी हुई थी? 30। क्या मसला था? 7 से ओवर थी तो कम कर दे। 23, 34, 29। यहां पर मैंने सिर्फ क्लोजिंग को क्यों ठीक किया, ओपनिंग क्यों नहीं? क्योंकि एसओएफपी में तो आती ही क्लोजिंग है ना, वो तो कॉस्ट ऑफ सेल है जिसमें ओपनिंग क्लोजिंग दोनों आने होते हैं। तो ये एसओएफपी के एक सेट्स जिसमें एक फालतू कंपैरेटिव भी बनाना है, और इससे पहले सवालों में इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि डाटा ही नहीं दिया हुआ था मैंने। जी
अच्छा, ये सवाल मैंने इसलिए कराया, ये सारा कुछ पहले किया हुआ है। एक तो ये नई चीज बताई थी, दूसरा अब मैं इस सवाल से ना आपको डिस्क्लोजर की प्रैक्टिस भी कराऊंगा। तो पहले अकाउंटिंग पॉलिसी का भी ये कर लेते हैं सवाल, फिर मैं दोनों के डिस्क्लोजर से कराता हूं। इसमें बता दें कुछ पूछना है तो। हाँ जी, ये चले अगला सवाल। पहली लाइन वही है जो पिछले सवाल की थी। वन 90। जी 155 162 192।
ऑन 1 जनवरी 22, on 1 January 22, a building was purchased. On 1 January 22, a building was purchased for 60 million. 60 million and given on rent immediately. Initially, currently investment property is measured at cost model and depreciated over useful life of 10 years Now management has decided to change measurement model to fair value model. It is expected that market value of building has been growing by 4 million each year. 4 million each year. अब ये अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हो गई कि एरर हो गया? अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज, तो आज से रिक्वायर्ड है ये रिवाइज्ड। ये इनकम स्टेटमेंट और एससीएफ की रिवाइज्ड करें।
हाँ जी। अच्छा, अब सेल्स कॉस्ट ऑफ सेल में तो कोई मसला नहीं है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या करना है? डेप्रिसिएशन रिवर्स करनी है। तो हर साल में से कितनी राशि रिवर्स करते हैं? 6 मिलियन। हर साल में से 6 मिलियन रिवर्स हो जाएगी। यहां कितने लिखे हुए थे? 40। 6 रिवर्स हो जाएगी, 34। यहां कितना लिखा हुआ था? 45। 6 रिवर्स हो जाएगी। और अदर इनकम 4 मिलियन का गेन ऐड हो जाएगा। यहां कितनी लिखी हुई थी? तो 9। यहां क्या लिखा हुआ था? 11 165 172। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पहले साल 60 से बढ़ के 64 हो जाएगी, फिर 68 हो जाएगी, फिर 72 हो जाएगी। और ये दोनों ही रीस्टेटेड होंगे। डेप्रिसिएशन रिवर्स करके वापस 60 पे जाएगी और फिर 64, 68 और 72। गिवन कितनी है रिटेन अर्निंग्स? 710 562 400। एक तो डेप्रिसिएशन रिवर्स हो जाएगी 2022 की 6, 22 और 23 की 12, 24 23 22 की 18 और फेयर वैल्यू गेन रिकॉर्ड हो जाएगा 22 का 4, 22 23 का 8 और 12। इनकम स्टेटमेंट की फिगर्स को ठीक करते हैं तो बस फॉर द ईयर, बैलेंस शीट की फिगर्स को ठीक करते हैं तो एक्यूमुलेटेड 582 410। सेवन 40 582 410। हाँ जी, नोट कर रहे हैं इसका? तो किया नहीं सवाल? ये बस आखिरी सवाल था मेरी तरफ से, खत्म हो गया ये सेट। अब मैं इन्हीं सवालों का डिस्क्लोजर नोट बना के दिखाने लगा। खत्म हो गया। ये FAR 1 में आया था स्प्रिंग 22 में, तो उसके बाद से इसके सवाल ना वो सेपरेट एक ही था जो मैंने कल करा दिया था। ये चेंजेस इन इक्विटी के साथ ही मिक्स होता है, तो वो अगले चैप्टर में कराऊंगा तो उसकी प्रैक्टिस में इसकी प्रैक्टिस फिर आ जाएगी। अच्छा, इससे पहले ये FAR 2 में होता था और वहां ये बड़े बड़े सवाल आते थे, तो वो बुक के अंदर ना FAR 2 के सवाल अमेंड करके डाले में आई सेट में, तो वो हस्बे तौफीक है। ये मैंने आपको बहुत प्रैक्टिस करा दी है, ये एग्जाम लेवल के साल कराए थे आपको। डिस्क्लोजर्स, इनका नोट टेस्ट हो सकता है। डिस्क्लोजर्स, IAS 8 के डिस्क्लोजर्स। इस IAS में ना हमने 3 चीजें पढ़ी हैं। एक था चेंज इन एस्टीमेट,
इसका कोई सेपरेट नोट नहीं होता। इसमें सिर्फ इतना कह देता हूं कि डिस्क्रिप्शन एंड फाइनेंशियल इफेक्ट ऑफ एस्टिमेट चेंज is disclosed in note of relevant item। और इसकी एक मिसाल बना के बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल पीपी का नोट, पीपी का नोट वो जो स्केड्यूल और फिर अंग्रेजी के 3-4 पैराग्राफ, उनमें एक अंग्रेजी का पैराग्राफ आ रहा होगा, ऐसी बस मिसाल 7.7। और अगर ड्यूरिंग द ईयर बिल्डिंग की यूजफुल लाइफ चेंज हुई है तो हम प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के ही नोट में एक अंग्रेजी का पैराग्राफ लिखेंगे कि यूजफुल लाइफ ऑफ बिल्डिंग हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 10 years to 16 years as a result of which annual depreciation, ये देखें ये सारी नहीं तो नहीं आ रहा। As a result of which annual depreciation is reduced from 12 million to 7 million। बस बताने का मकसद यह है कि जिस चीज का भी कोई एस्टीमेट चेंज हुआ है, कोई ना कोई आइटम होगी, जैसे पीपी से रिलेटेड एस्टीमेट चेंज हुआ है तो पीपीई के नोट के अंदर ये वाली बात बता देंगे कि हुआ क्या है और उससे फर्क क्या पड़ा। डिस्क्रिप्शन और उसका फाइनेंशियल इफेक्ट जिस आइटम से भी रिलेटेड था उस आइटम के रिस्पेक्टिव नोट में ये वाली बात बता देंगे। तो मैंने एक मिसाल बता दी कि पीपी का नोट यानी एस्टीमेट चेंज का कोई सेपरेट नोट नहीं है, जिस पर्टिकुलर आइटम से भी ये रिलेटेड चीज थी उसके नोट में एस्टीमेट चेंज के बारे में बता देंगे। ये एक अंग्रेजी का पैराग्राफ आ जाएगा। ये मैंने पीपी वाली एक बस एक मिसाल बताइए। प्रायर पीरियड एरर का, अगर कोई प्रायर पीरियड एरर है
तो दुनिया वालों को बताना तो पड़ेगा ना क्या एरर हुआ था। तो इसके लिए एक नोट बनता है, नोट नंबर लेट से 6, करेक्शन, इसका नोट बना के दिखा देता हूं मैं, करेक्शन ऑफ प्रायर पीरियड एरर। इसमें एक तो बताएंगे हम अंग्रेजी, जिसमें बस थोड़ा सा कि एरर हुआ क्या था, माफिया मांगने की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ बता देंगे एरर हुआ क्या था। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ एरर्स, जो एरर्स हुए थे उनकी थोड़ी सी अंग्रेजी बता देंगे कि क्या एरर हुए थे। जैसे मिसाल के तौर पे क्लोजिंग स्टॉक्स वर रॉन्गली वैल्यू, बस उन एरर्स की थोड़ी सी अंग्रेजी बताई और फिर उसका बताना है इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ करेक्शन। इफेक्ट ऑफ करेक्शन कैसे बताना है वो मैं आपको भी गाइड तो कर देता हूं, लेकिन इस सवाल को सॉल्व करके भी दिखाता हूं। इफेक्ट ऑफ करेक्शन के हमने 2 हिस्से करने हैं। नाम से क्या लग रहा है इफेक्ट ऑफ करेक्शन, कि अब जो हमने ठीक किया है तो उससे क्या असर पड़ा, यानी हम लोग रीस्टेट कर रहे हैं तो क्या रीस्टेट कर रहे हैं। इसके 2 टुकड़े होंगे, एक टुकड़ा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की आइटम्स पे, और एक हिस्सा स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम यानी एसओसीआई। इन 2 हिस्सों में बताना है। और प्रायर पीरियड एरर ठीक कर रहे हैं हम, तो 2000 एसओएफपी वाली आइटम्स पे 22 का भी और इनकम स्टेटमेंट पे सिर्फ 23 का। हाँ, हम 24 के सवाल कर रहे हैं ना अब तक, तो उसी उस कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूं। आपको जहन में भी 24 का ही सवाल होगा ना, अभी तो 24 सेट हुआ है, तो ये मैं उसी कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं। अच्छा, बताना भी क्या है, हमने ना सिर्फ इंक्रीज डिक्रीज बता रहे हैं। वो फिगर कैसे निकाले, वो ये जो भी सवाल किया है उससे करके दिखाता हूं। ये मिसाल लिख रहा हूं कि डेप पीपीई इज इंक्रीज्ड बाय, या हो सकता है एक साल में डिक्रीज हो, एक में इंक्रीज हो। स्टॉक इज इंक्रीज्ड या डिक्रीज्ड बाय, यानी एसओएफपी की जिन जिन लाइन आइटम्स पे फर्क पड़ा है हमारी करेक्शन का, हमने वो इंक्रीज डिक्रीज करके बताना है। रिटेन्ड अर्निंग्स इज इंक्रीज्ड बाय या डिक्रीज्ड बाय, और एसओएफपी के लिए कॉस्ट ऑफ सेल इज डिक्रीज्ड बाय, मिसाल है। अदर इनकम इज इंक्रीज्ड या डिक्रीज्ड बाय, यानी करेक्शन करने से एसओएफपी और एसओसीआई की जो जो लाइन आइटम हम चेंज कर रहे हैं तो उसको क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं, ये बताना है। प्रॉफिट इज इंक्रीज्ड, हमने इफेक्ट ऑफ करेक्शन बताना है। ये मैं आपको वैसे साइड पे गाइडेंस दे रहा हूं कि हमने बताना है इफेक्ट ऑफ करेक्शन ऑन ईच लाइन आइटम ऑफ कंपैरेटिव फिगर्स। ये एरर का नोट है कि जो एरर हुए थे उसकी अंग्रेजी बताई और उसका ये इफेक्ट ठीक करके बताया। कैसे, वो भी क्लास के शुरू में जो सवाल किया है उसका नोट बना के दिखाता हूं।
हाँ जी, वो नोटेड। अच्छा, अब जो आज पहला सवाल किया ना, उसका नोट बना के दिखाता हूं। वो आप कोई देख लें, लिंक बना ले के जो क्लास का पहला सवाल किया था उसका नोट बना के दिखा रहा हूं। करेक्शन ऑफ प्रायर ईयर एरर्स, ये जो अभी क्लास के शुरू में किया था ना, उसका नोट बना के दिखा रहा हूं। फॉलोइंग एरर्स have been identified. Number 1, closing stocks of 2022, 24 भी लिखूं? 24 नहीं भाई, and 2023 were wrongly valued. और दूसरा, furniture was charged as expense. ये एरर बता दिया हमने। अब हमने ये बताना है कि इनको ठीक करने से क्या फर्क पड़ेगा। करेक्शन इफेक्ट ऑफ करेक्शन, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और कॉलम क्या बनाऊं, 2023 का और 2022 का। अच्छा, अब देखें एरर एसओएफपी, पहला एरर एसओएफपी की क्या क्या फिगर इफेक्ट होगी। पहला एरर स्टॉक, पहला एरर क्लोजिंग स्टॉक इफेक्ट होगा ना, तो स्टॉक इज इंक्रीज्ड या डिक्रीज्ड बाय। 2022 के क्लोजिंग को अब हम क्या करेंगे, करेक्शन, इफेक्ट ऑफ एरर नहीं, इफेक्ट ऑफ करेक्शन। अब हम करेक्ट करने के लिए क्या कर रहे थे, 22 के क्लोजिंग को, 22 के क्लोजिंग को 4 मिलियन से बढ़ा रहे थे ना, तो 4। 23 के क्लोजिंग को क्या कर रहे थे, 23 की ओपनिंग को नहीं, एसओएफपी में तो क्लोजिंग आता है बस। 23 की ओपनिंग को क्या कर रहे थे, 2 से कम कर रहे थे। और दूसरा एरर पीपी, जी पीपी में क्या हुआ, पीपी में हमने सवाल में क्या किया 2022 में। अच्छा, ज़बानी सोचने की बजाय वो जो हमने वर्किंग की हुई पीपी की, वहां से नजर आ रहा है ना, 22 के पीपी को 8 से बढ़ाया है, 23 के पीपी को 6 से बढ़ाया है। तो वो जो पीपी की वर्किंग की हुई है वहीं से नजर आ रहा है। और एसओएफपी का ये और पीपी इफेक्टेड था, और यकीनन रिटेन अर्निंग भी इफेक्ट हुई है। रिटेन अर्निंग भी इफेक्ट हुई है। अच्छा, आप ना वो जो रिटेन अर्निंग की वर्किंग की हुई है वहां से भी चेक कर सकते हैं।
और मैं इससे भी शॉर्टकट बताऊंगा। रिटेन अर्निंग की वर्किंग में देखें 2022 में क्या किया, 12 से बढ़ाया है, 23 देखें 4 से बढ़ाया है। ये हमने वर्किंग में की है मेहनत। अच्छा, अब डायरेक्ट भी बताता हूं, स्टॉक का जो एरर था वो प्रॉफिट्स को ही इफेक्ट कर रहा था, पीपी का एरर भी। तो स्टॉक यानी एसेट बढ़ रहा है, ये एसेट भी बढ़ रहा है, तो दूसरी साइड पे इक्विटी 12 से बढ़ रही, एसेट 2 से कम हो रहा है, 6 से बढ़ रहा है, तो उधर इक्विटी 4 से बढ़ रही। रिटेन अर्निंग की वर्किंग में भी नजर आ रहा है और यहां से भी डायरेक्ट कर सकते हैं। और स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम, जी कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये हमने वर्किंग की हुई है। तो 22 की नहीं की तो 22 तो चाहिए भी नहीं, हमें तो सिर्फ 23 चाहिए। तो 23 में देखें कॉस्ट ऑफ सेल में क्या किया है, हम्म 66 6 से बढ़ाया कम किया है, बट और कहां फर्क पड़ा है, डेप्रिसिएशन कह लें, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कह लें, डेप्रिसिएशन बढ़ाई है कम की है, बढ़ाई है भाई, डेप्रिसिएशन चार्ज की है 2023 में कितनी, 2, 23 में सिर्फ 2 की डेप्शन और चार्ज की है। और इनका प्रॉफिट पे इफेक्ट, चाहे वो वर्किंग से देख लें चाहे यहां से देख लें, कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ी है 6 से, डेप्रिसिएशन 2 से बढ़ी है, तो प्रॉफिट 8 से कम हो गया। ये करेक्शन ऑफ एरर का नोट है। वही सब कुछ जो हम लोग कर रहे होते हैं वर्किंग में, उसका इंक्रीज डिक्रीज करके दिखाया है। पॉलिसी चेंज का भी बिल्कुल सेम नोट है, बस फर्क यह है 24 भी बताना पड़ेगा, बाकी बिल्कुल एरर जैसा है, सिर्फ 24 भी बताना पड़ेगा। तो हमने तो सिर्फ पॉलिसी चेंज का, अगर एस्टीमेट चेंज है तो वो यहां थोड़ी आएगा। ये तो एरर या पॉलिसी चेंज का नोट है ना, एस्टीमेट चेंज तो यहां नहीं है। अगर सवाल में एस्टीमेट चेंज भी था और एरर भी था, तो हमने तो सिर्फ एरर वाला नोट बना के देना है, एस्टीमेट चेंज का तो इस नोट में काम नहीं है। बस उसका आंसर और बस खत्म। आज वाला दूसरा सवाल,
अगर उसका डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड हो तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज इंक्रीज्ड बाय, ये तो हुई ही इंक्रीज है, कितनी कितनी? हाँ जी, पहले में 10 है, ये कैसे? 6 की डेप्थ भी एड बैक की थी और 4 का गेन भी रिकॉर्ड किया था। और आप ऐसे भी कर सकते हैं कि सवाल और आंसर को कंपेयर कर लें। सवाल में 2022 में कितनी है प्रॉपर्टी? 54। हमारे आंसर में कितनी है? 64। सवाल में 2023 में कितनी है? 48। हमारे आंसर में कितनी है? 24 में सवाल में कितनी है? हमारे आंसर में कितनी है? 30। और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बढ़ रही है डेप्रिसिएशन और फेयर वैल्यू गेन की वजह से, तो ये दोनों चीजें रिटर्न अर्निंग को बढ़ा रही हैं। Depreciation is decreased by, other income is increased by, profit is increased by. डेप्रिसिएशन 4 से कम की है, नहीं 6 से। अदर इनकम 4 से बढ़ाई है और प्रॉफिट 10। चलिए कल नया चैप्टर शुरू करते हैं।